मेरी कहानियाँ सुनकर आपको अब तक यकीन तो आ गया होगा कि जंगलों में कुछ खौफनाक दानव बसते हैं, लेकिन अगर अब भी आप इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं तो आज मैं आपके लिए कुछ और कहानियाँ लेकर आया हूँ। साथ ही साथ ख़तरा अब बढ़ गया है क्योंकि जंगल के मॉन्स्टर्स अब घर में भी पहुँच चुके हैं। जी हाँ, आज की कुछ कहानियाँ ऐसी खौफनाक आपबीतियाँ हैं जो कहा जाता है कि बिल्कुल सच्ची है। मैं उन्हें उसी तरह से पेश करूँगा जैसे कि उन लोगों पर बीती थी। लेकिन इससे पहले कि कोई दानव आपको उठा ले जाए, राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस घटना के समय मैं 7 साल का था। उस समय हमारे घर में 4 फ्लोर्स थे, ऊपर एटिक, फिर 2 फ्लोर्स और आखिर में एक बेसमेंट था। पहली घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं बेसमेंट में बैठकर कार्टून्स देख रहा था। उस समय मैं अकेला बेसमेंट में था और आधी मूवी ख़त्म हो गई थी। अचानक टीवी पर स्टैटिक चलने लगा और तो और बेसमेंट की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी थी। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे पीछे हो और फिर मेरे कंधे पर मुझे किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं पूरी तरह घबरा गया। फिर मैंने हिम्मत करके मुड़कर पीछे देखा, तभी लाइट्स भी फड़फड़ाना बंद कर चुकी थी और मूवी भी दोबारा चलने लगी थी। मैंने जब मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। हो सकता है वो महज मेरा वहम रहा हो, लेकिन उस समय वो डर बहुत ज़्यादा रियल था। अगली घटना मेरे साथ 1 साल बाद हुई। उस समय मैं 2nd फ्लोर पर था। मुझे डरावने सपने आने लगे थे, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के पास सोने चला गया। अगली सुबह सूरज की किरणें मेरे चेहरे से टकराई, तब मेरी नींद खुली। जब मैंने आंखें खोली और हॉलवे की तरफ देखा तो मुझे एक लंबा सा आदमी दिखाई दिया। वो बिल्कुल दरवाजे जितना ऊंचा था। उसने पुराने ढंग का सूट पहना हुआ था, साथ ही पुरानी हैट भी उसके सर पर थी। मैंने अपनी आंखें मली क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं सपना देख रहा था। फिर जब मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो मैंने पाया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं ज़रा भी हिल नहीं पा रहा था। फिर उसने अपनी जेब से पुरानी तर्ज की एक पॉकेट वॉच निकाली और फिर उसे देखने के बाद वो मुड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया। उसके नज़रों से ओझल हो जाने के कुछ समय बाद आखिरकार मैं अपनी जगह से हिल पाया। मैं उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा ताकि उस शख्स को देख सकूं। मैंने घर के बाहर तक जाकर देखा, लेकिन अब वो मानो गायब हो गया था। इस घटना के 4 सालों बाद हम एक नए घर में रहने गए। एक दिन मेरे माता पिता किसी फंक्शन में गए थे और उन्होंने मुझे छोटे भाई की देखभाल करने को कहा। पहले कुछ घंटों तक तो सब सही था, लेकिन फिर मैंने सुना जैसे गैराज में कुछ गिर गया हो। हमारे गैराज में 2 बड़े दरवाजे थे जो बाहर की ओर थे, जबकि एक छोटा दरवाज़ा घर के अंदर की ओर था। उस छोटे दरवाजे में दूरबीन लगी हुई थी, इसलिए मैंने उससे झांकने की सोची। मैं अभी गैराज की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे वहाँ से ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। इसे सुनकर मैं वापस मुड़ गया और मैं अपने छोटे भाई को उठाकर बाथरूम में चला गया और मैंने उससे कहा कि वो दरवाज़ा बंद कर ले। उसने ऐसा ही किया। फिर मैं गैराज की ओर गया, लेकिन उससे पहले मैंने किचन से चाकू उठा लिया था। इसके बाद जो मैंने इस दूरबीन से देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। बाहर के सभी दरवाजे लॉक्ड थे। बावजूद इसके वो खौफनाक दानव जो करीब एक भालू जितना बड़ा था वो वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें खूनी लाल थी, लेकिन उसके जिस्म पर कोई भी बाल नहीं थे। उसकी नसों में मानो लावा दौड़ रहा था। मैं उसे एक बारीक सुराख से देख रहा था, इसलिए मेरा देखा जाना मुमकिन नहीं था, मगर वो जानता था कि मैं वहाँ हूँ। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और फिर दरवाजे को ज़ोरदार धक्का मारा। खुशकिस्मती से वो दरवाज़ा टूटा नहीं था। मैंने उसे लॉक किया और थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा, लेकिन फिर मैंने खरोचने की आवाज़ सुनी। इसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं दरवाजे के पीछे छिप जाऊं और उसे खोल दूं
तो वो आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं पीछे से उस पर चाकू से हमला कर दूंगा। ये बात अब बेवकूफ़ी भरी लगती है, मगर उस समय मैं बस एक किशोर लड़का था, इसलिए मैंने ऐसी हरकत करने की सोची। खैर, मैंने धीरे धीरे दरवाजे को खोलना शुरू किया, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, बल्कि अब सन्नाटा छा गया था। जब मैंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया तब भी वो दानव बाहर नहीं आया। फिर मैंने जब गराज के अंदर देखा तो सभी चीज़ें सलीके से वहीं रखी हुई थी जहां उन्हें होना चाहिए था। साथ ही वो दानव भी वहां से गायब हो गया था। फिर अचानक ही मैंने अपने छोटे भाई की चीख सुनी। मैं फ़ौरन बाथरूम की ओर दौड़ गया और मैंने उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उसने दरवाज़ा खोल दिया और दौड़कर मेरे पास आ गया। मैंने उससे चीखने की वजह पूछी तो वो बोला कि बाथरूम की लाइट्स बंद हो गई थी और उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी की कुछ सच्ची घटनाएं थी जिन्होंने मेरे जीवन में परलौकिक ताकतों का आदर बढ़ाया था। मैं एक फायर फाइटर हूँ। जान को जोखिम में डालकर ऐसी जगहों पर जाना जहाँ से दूसरे लोग दूर भाग रहे हो, ये मेरे काम का हिस्सा है। इस बात में कोई शक नहीं कि मैंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है और कई सारे ऐसे मौके आए हैं जहाँ मुझे सच में डर भी लगा है। लेकिन आज मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो इतनी खौफनाक है कि जिसे याद करके मैं आज भी सिहर उठता हूँ। ये घटना पिछले साल गर्मियों की है। सुबह मुंह अंधेरे ही मुझे कॉल आ गया और मुझे बताया गया कि मुझे जंगल में लगी आग को कंट्रोल करने में मदद करनी है। इमरजेंसी सर्विसेज में नौकरी कुछ इस तरह की ही होती है। आपको कभी भी तलब किया जा सकता है और आपको उस टाइम अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं बिस्तर से उठा तो मेरी वाइफ भी जाग गई। वो जानती थी कि मेरा काम ज़रूरी है, इसलिए वो मुझे इसे करने से मना तो नहीं करती थी, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा फिक्रमंद रहा करती थी। मैंने 15 मिनट में तैयारी की और फिर उस जगह की ओर निकल गया जहां आग लगी थी। जब मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां आग काफ़ी भयंकर फैली हुई थी। फायर फाइटर्स, ट्रक्स, हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स से आग को बुझाने के जतन कर रहे थे। अब तक उन्होंने 20% आग पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब भी दूसरी ओर आग तेजी से फैल रही थी। मैं जब अपने आला अफसर के पास गया तो उसने हम 4 लोगों का एक ग्रोह बनाया और हमें पश्चिम की ओर जाने के लिए कहा। दरअसल ऐसी खबरें थी कि पश्चिम में एक कैबिन था जहां कोई हो सकता है। वैसे तो आग लगने पर पहले ही वार्निंग्स दे दी जाती है और लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग दीमक की तरह अपनी प्रॉपर्टी से चिपके ही रहते हैं। मैं अपने सहकर्मियों के साथ धुएं और तपिश के बीच से पश्चिम की ओर बढ़ गया। कुछ मिनटों चलने के बाद हमें दूरी पर धुएं के बादलों के बीच वो कैबिन दिखाई दिया। जिस जगह से हम उसे देख रहे थे वहां से तो वो हमें सही सलामत ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे हमें समझ आया कि उस कैबिन में भी आग लगी हुई थी। जिस घर में आग लगी हो वहां हमेशा ही खतरा बना रहता है, और ये कैबिन तो फिर लकड़ी से बना हुआ था, जिससे खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन यही तो हमारा काम है। मेरे एक सहकर्मी ने दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया ही था कि वो धड़ाम से हिंजिस से टूटकर नीचे गिर पड़ा और कैबिन से एक धुएं का गुबार हमारी तरफ आया। हम एक पल के लिए पीछे हटे, लेकिन फिर मेरा सहकर्मी जो सबसे आगे चल रहा था वो घर के अंदर दाखिल हो गया। लिविंग रूम में पहुंचते ही हमने ज़मीन पर देखा कि कोई पड़ा हुआ था। हम उस पर झुके तो देखा कि उस शख्स की सांसें बंद थी। वो पूरी तरह आग में झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी मौत की वजह ये आग नहीं थी। गहरे काले धुएं के बीच मैंने देखा कि उस शख्स के जिस्म पर बड़े बड़े और गहरे खरोंचों के निशान थे, मानो किसी बड़े से जानवर ने उस पर हमला किया था। वो शख्स उल्टा लेटा हुआ था, लेकिन जब हमने उसे पलटा तो देखा कि उसका पेट फटा हुआ था और उसके ऑर्गन्स बाहर आ गए थे। यह खौफनाक मंजर था, लेकिन यहाँ कोई और भी हो सकता था
जो शायद जिंदा हो, इसलिए हमने घर की छानबीन करने की सोची। मेरा एक सहकर्मी सीढ़ियों से ऊपर के फ्लोर्स पर चढ़ने लगा। अभी उसने सीढ़ियां चढ़ी ही थी कि अचानक वो सीढ़ियां टूट गई और मेरा सहकर्मी नीचे गिर गया। वो करीब 5 फीट की ऊंचाई से गिरा था। आपको लग सकता है कि 5 फीट कोई ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, लेकिन हम उस समय भारी भरकम यूनिफॉर्म और टूल्स से लैस थे जो हमारा वज़न और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हम सब जल्दी से आगे बढ़े तो देखा कि उसका पैर टूट गया था। वो पैर काफ़ी अजीब एंगल से मुड़ गया था। फिर हम सब उसे लेकर कैबिन से बाहर आ गए। हमने तय किया कि मेरे 2 सहकर्मी उसे स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस तक लेकर जाएंगे। हमने आते समय 2 स्ट्रेचर्स लाए थे। अब एक स्ट्रेचर पर उस सहकर्मी को डाला गया और मेरे दूसरे 2 साथी उसे लेकर मेन कैंप की ओर चले गए। मैं यहाँ अकेले ही रुककर मदद आने का इंतज़ार करने लगा। उस लाश को भी यहाँ से उठवाना था और फिर मुझे ख्याल आया कि कोई और भी इस कैबिन में हो सकता है। मेरा अकेले वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी होती, लेकिन ये मेरी ड्यूटी भी थी। मैं ऐसे ही किसी को अपने सामने मरते हुए नहीं छोड़ सकता था। ये सोचकर मैं आगे बढ़ा और मेन दरवाजे की ओर जाकर चीखने लगा, क्या कोई अंदर है? मैं फायरमैन हूँ, क्या किसी को मदद की ज़रूरत है? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरी आवाज़ घर के हर हिस्से तक ना पहुंच पाई हो, इसलिए मैं घर के बाहर से ही दूसरी ओर गया और दोबारा आवाज़ें देने लगा, लेकिन अब भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं घर के पिछले हिस्से में गया और फिर से आवाज़ लगाई। इस तरफ की दीवार का अच्छा खासा हिस्सा जलकर भस्म हो गया था और मैं पिछले कमरे में आराम से देख सकता था। पहली नज़र में तो धुएं के कारण मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ 2 पीली चमकदार आंखें मेरी ओर ही देख रही थी। वो आंखें किसी जानवर की आंखों जैसी चमकदार थी, लेकिन ये जीव कुछ ऐसा था जैसे मैंने कभी नहीं देखा। उसका चेहरा किसी भेड़िए या कुत्ते जैसा था, लेकिन उसके शरीर की लंबाई किसी भी भेड़िए से कहीं ज़्यादा लंबी थी। वो झुककर इंसानों जैसा बैठा हुआ था। मैंने कभी भी बंदरों के अलावा किसी और जानवर को ऐसे बैठते हुए नहीं देखा था। वो मानो घात लगाए बैठा था, जैसे बस किसी का इंतज़ार कर रहा हो कि जैसे ही कोई कमरे में आए वो उस पर झपट पड़े। खुशकिस्मती से हम उस कमरे में नहीं गए, वरना जाने हमारा क्या अंजाम होता। लेकिन ख़तरा तो अब भी था। मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं था और वो जानवर काफ़ी फुर्तीला नज़र आ रहा था। वो झपट कर मुझ पर हमला कर सकता था, इसलिए मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैंने उस पर नज़रें बनाई हुई थी, लेकिन मैं उससे नज़रें नहीं मिला रहा था, क्योंकि ऐसा करने पर वो आक्रामक हो सकता था। मैंने देखा कि उसके पंजों में भी खून लगा हुआ था। शायद यही वो दानव था जिसने उस आदमी का पेट फाड़ दिया था। अब मेरे और उस दानव के बीच अच्छी खासी दूरी थी, लेकिन अगर वो मेरे पीछे दौड़ता तो एक पल में मुझ तक पहुंच सकता था। मैं लगातार धीरे धीरे पीछे जा रहा था। तभी अचानक वो 2 पैरों पर बिल्कुल इंसानों जैसा खड़ा हो गया। ये देखकर मैं अपनी जगह पर ही जम गया। वो काफ़ी भीमकाय दानव था। मैंने कई बार शिकारियों को डॉगमैन के बारे में बातें करते हुए सुना था, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि महज किस्से कहानियों की बातें हैं। लेकिन आज ये खौफनाक हकीकत मेरे सामने थी। वो एक पल इधर उधर देखने लगा, फिर वो उत्तर की ओर अपने चारों पैरों पर दौड़ने लगा। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरी रूह कांप गई। उस ओर उसी की तरह 4 और दानव थे। वो सब भी उसी की तरह भयानक और ताकतवर नजर आ रहे थे। वो दानव उनके पास पहुंच गया और फिर वो सब मिलकर दूसरी ओर जाने लगे। तभी उसने पलटकर मेरी ओर देखा और मेरी आंखें उसकी आंखों से टकराई और फिर एक ही पल में सदियों का खौफ मेरे अंदर समा गया। वो मेरे वजूद से वाकिफ था और उसे मिटाने का दम भी रखता था, लेकिन किसी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया था।
फिर वो दोबारा पलटकर अपने झुंड के साथ मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं अब भी अपनी जगह पर जमा हुआ था। तभी मुझे अपने सहकर्मियों की आवाज़ आई। कई सारे लोग मुझे आवाज़ें देने लगे थे, तो मैंने भी पलटकर उन्हें आवाज़ लगाई और उनकी ओर बढ़ गया। उस लाश को कैबिन से बाहर निकाला गया। अब तक वो काफ़ी ज़्यादा जल गया था। मैंने अपने सहकर्मियों को बताया कि मैंने कुछ शिकारी जानवरों को आसपास देखा है, लेकिन मैंने उन्हें एग्जैक्टली नहीं बताया जो मैंने देखा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पागल ना समझ बैठे। उस घटना के बाद वो जीव मुझे दोबारा कभी नज़र नहीं आया। मेरा वो सहकर्मी जिसका पैर टूटा था, उसने नौकरी छोड़ दी और वो कोई दूसरा काम करने लगा। उस कैबिन में भी उस आदमी के अलावा और कोई नहीं था। मैं अब भी एक फायर फाइटर हूँ और अब भी मुझे जंगलों की आग बुझाने जाना पड़ता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि जंगल में आग से बड़ा ख़तरा भी घूम रहा है और वो बस सही मौके की तलाश में है। इन सब की शुरुआत तब से हुई जब से हम उस घर में, जिसे मैं और मेरी बहनें ऑरेंज मैंशन कहा करती थी, रहने आए। इस घर में 3 बेडरूम्स, 4 बाथरूम्स, यहाँ तक कि पूल भी था। उस समय पर मैं 8 साल की थी। मेरी दोनों बहनें जुड़वा थी और वो 10 साल की थी। हम कई तरह के खेल खेला करते थे, जैसे हम ये फ़र्ज़ कर लेते थे कि हम शहज़ादियाँ हैं जो महल में रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी ये सारी गलत फहमियाँ दूर होती गई। इस घर में हमारी पहली रात में ही हमें ऐसा लगने लगा था मानो कोई हम पर नज़रें बनाए हुए हो। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को नोटिस किया था। हमारी आंखों के कोण से हमें चीज़ें दिखाई देती, हमें चीज़ें हिलती हुई सी महसूस होती। हमें ऐसे लगता मानो हमारे पीछे बेजान चीज़ें भी चलकर अपनी जगह बदल लेती थी। मुझे याद पड़ता है, हमारे यहाँ आने के करीब 1 हफ्ते बाद एक रात हम सब बहनें सो रही थी कि तभी एक धीमी लेकिन नोटिसेबल धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ अलमारी से आ रही थी। वो पुरानी अलमारी ऊपर एटिक से कनेक्टेड थी। पहले तो हमने इसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने बताया था कि ये एक पुराना घर है और पुराने घर में इस तरह की आवाज़ें आना कोई अजीब बात नहीं होती। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एटिक से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी मानो कोई चल रहा हो, लेकिन ये आवाज़ें किसी के पैरों की आवाज़ों की तरह नहीं थी, बल्कि ये किसी लाठी जैसी आवाज़ थी, मानो कोई लाठी को टेक टेक कर चल रहा था। ये सब करीब 1 मिनट तक चलता रहा, लेकिन ये समय सदियों के समान महसूस हो रहा था। इस घटना के बाद उसी रात मुझे एक सपना दिखाई दिया। मुझे दिखाई दिया कि ये घर की दीवारें सोने की बनी हुई है और जिस बेड पर हम सोए हैं वो मखमल का है। फिर मैंने अपनी माँ को नीचे मधुर आवाज़ में गाते हुए सुना। मैं बेड से जागी और अपनी बहनों को भी उठाकर मेरे साथ नीचे चलने को कहा। फिर हम इसी घर में एक चमचमाते दरवाजे पर गए और हम उसे खोलने ही वाले थे कि तभी मेरा सपना ख़त्म हो गया। अगली सुबह जब मैं जागी तो मैंने देखा कि मेरी बहनें पहले से ही नीचे जा चुकी थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और इतना ही नहीं बल्कि वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था जो एटिक की तरफ जाता था। एक क्यूरियस लड़की होने की वजह से मैं जानना चाहती थी कि आखिर एटिक में क्या था जो रात को आवाज़ें पैदा कर रहा था। यही सोचकर मैं एटिक के छोटे से दरवाजे से झांककर अंदर देखने लगी, लेकिन मैंने पाया कि वहाँ कुछ भी नहीं था। एटिक में अब जबकि सूरज की किरणें आ रही थी और रोशनी थी, जिसकी वजह से मैंने अंदर जाकर और पड़ताल करने की सोची, लेकिन वहाँ मुझे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली जो उस लाठी की तरह आवाज़ पैदा कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने फ्लोर पर देखा तो वहाँ बड़े बड़े पंजों के निशान थे। ये किसी जानवर के पंजों के निशान लग रहे थे, खासकर किसी शिकारी जानवर के, लेकिन ये निशान भी एक ही दिशा में थे। इसे देखकर मैं दोबारा डर गई। मुझे ऐसा महसूस होने लगा
मानो कोई मुझे घात लगाए देख रहा हो। इसलिए मैं तेज़ी से दौड़ी जैसी मेरी जान खतरे में हो, और फिर मैं नीचे आ गई। उस रोज़ और कोई ख़ास घटना नहीं हुई थी, लेकिन अगली रात भी दोबारा से वैसी ही आवाज़ें आई। धीरे धीरे ये आवाज़ें रोज़मर्रा की बात हो गई थी। कुछ दिनों बाद हमें ऐसी आवाज़ें आने लगी मानो कोई औरत गा रही हो। एक रात मुझे दोबारा से सपना आया जिसमें मैं उसी शानदार सोने के महल में अपनी बहनों के साथ थी। फिर हमें वही गाने की आवाज़ आने लगी। हम उस चमकदार दरवाजे की ओर गए और हमने उसे खोल दिया, और इस बार हम उससे अंदर चले गए। उस दरवाजे के पार ऐसा लग रहा था मानो हम स्वर्ग में हो। हमें नीचे की ओर जाती हुई घुमावदार सीढ़ियाँ दिखाई दी जो तांबे से बनी हुई थी, और उसके आसपास झरने बह रहे थे। हम सीढ़ियों से नीचे दौड़ गए, और जब हम नीचे पहुँचे तो हमें एक औरत दिखाई दी। वो औरत हमारी माँ नहीं थी। जब हम उसके पास पहुँचे तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग लड़कियों, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। फिर उसने चुटकी बजाई और तुरंत ही कई तरह के लजीज पकवान आ गए। उसमें रंग बिरंगी मिठाइयाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कभी नहीं खाई थी, लेकिन ये सब हमारे लिए काफ़ी अजीब था। और हमारे पेरेंट्स ने भी कहा था कि किसी की दी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, इसलिए हमने उससे मना कर दिया। लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी। वो औरत अब रूप बदलने लगी थी। उसका मांस गलने लगा, उसकी आंखें काली हो गई, उसके कपड़े फट गए और उसके लंबे लंबे मकड़ियों जैसे पैर बाहर निकलने लगे। ये सब खौफनाक मंजर देखकर हम सब दौड़ने लगे। तभी उसने आवाज़ लगाई, वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। लेकिन हम बिल्कुल नहीं रुके और हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, ये सीढ़ियाँ और ज़्यादा लंबी महसूस होने लगी थी। आखिरकार हम किसी तरह से दरवाजे तक पहुँचे और बड़ी मुश्किल से हम उसके हैंडल को घुमा पाए थे। मगर फिर हम जैसे ही दरवाजे की दूसरी तरफ गए, अब ऊपर से वही चलने की आवाज़ आने लगी थी, और फिर हमें वो खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, वापस आ जाओ तुम्हारा खाना तैयार है। ये सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना करने लगी जो उसे पसंद नहीं आई। वो बोली, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। फिर अचानक ही सब कुछ शांत हो गया, बिल्कुल शांत। इतनी खामोशी थी कि मैं अपनी धड़कन तक सुन सकती थी। फिर अचानक ही एटिक से एक भयंकर चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर हम सब बहनें इतनी डर गई कि हम भी चीखने लगी थी। मैं सपने में ही नहीं बल्कि सच में चीखने लगी, और जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। ये एक खौफनाक सपना था, लेकिन था तो ये सपना ही, ये कहकर मैं खुद को तसल्ली देने लगी। लेकिन फिर मैंने जी कड़ा करके जब एटिक के दरवाजे की ओर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वो खौफनाक बुढ़िया एटिक से मेरी ओर ही देख रही थी। उसे देखकर मैं सन्न रह गई थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था, मानो उछलकर बाहर आ जाएगा। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब दोबारा धीरे धीरे मैंने आंखें खोली तो वो वहाँ से गायब थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने अपने पिताजी को बताया कि मुझे लगता है कि एटिक में कोई खौफनाक औरत है। तो इसे सुनकर मेरे पिताजी एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गए, और फिर उन्होंने मुझे वहीं रुकने को कहा। मेरे पिताजी ऊपर गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दौड़ते हुए बाहर आए और मुझे, मेरी बहनों और मेरी माँ को बाहर चलने को कहा। फिर हम सब मिलकर एक पड़ोसी के यहाँ आ गए
और मेरे पिताजी ने पुलिस को भी बुला लिया। उस रोज़ मैंने पहली बार इतनी सारी पुलिस की गाड़ियों को एक साथ देखा था, लेकिन फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। उस समय मैं काफ़ी छोटी थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स या मेरी बहनों को इस बारे में नहीं बताया गया था। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मेरे पिताजी ने बताया कि उस रोज़ उन्हें लिविंग रूम में कोई तेल जैसा गाढ़ा पदार्थ दिखाई दिया था और फिर उन्होंने ऊपर की सीढ़ियों पर उसी खौफनाक औरत को देखा था, लेकिन अगले ही लम्हे वो सब गायब हो गया था। पहले तो मेरे पिताजी ने उसे एक वहम समझा, लेकिन जब मैंने भी उस औरत को देखने की बात कही तो मेरे पिताजी को उस पर यकीन आ गया। मेरे पिताजी ऊपर एटिक में उसे देखने गए तो उन्होंने पाया कि वो खौफनाक बुढ़िया एटिक में बैठी हुई थी और मेरे पिताजी को देखकर वो अपने मकड़ी जैसे पैर उठाकर चेताने लगी थी। मेरे पिताजी उसे देखकर भयभीत हो गए थे, इसलिए उन्होंने हम सबको उस घर से निकाल लिया था। उस खौफनाक घटना के बाद हमने वो घर छोड़ दिया था और हम दूसरी जगह पर रहने लगे और फिर दोबारा वैसी घटनाएं कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही यूनिक कहानियों के लिए राजवाला को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।